सेलिना ने भान उठाए। क्यों? इस पर उसे एहसास हुआ कि ये सवाल बेहद जरूरी था। राजधानी में इतनी सारी अमीर खानदानों की बेटियां हैं, ऑस्वाल्डो जैसे परिवार वाले आदमी को तो किसी से भी रिश्ता मिल सकता था, तो फिर इज़ाबेल ही क्यों? आखिर इज़ाबेल में ऐसा क्या था जो एंटोनियो जैसे व्यक्ति की नज़र में आया? सेलिना की ठंडी नज़र तेजी से इज़ाबेल पर पड़ी। ऐसी औरत जिसका दिल पत्थर से भी कठोर है और जो किसी अमीर घराने की नाजायज औलाद है, वो एंटोनियो की दिलचस्पी के लायक कैसे हो सकती है? उसने तो अपनी जान देकर भी अपने पोते की शादी उस औरत से करवाई। क्यों? इज़ाबेल को समझ आ गया कि ऑस्वाल्डो क्या कहने वाला है। उसने तुरंत अपने कान ढंक लिए और चिल्लाई, नहीं, मत कहो, कुछ मत कहो। वो घबराई हुई क्राइस्ट की ओर देखती हुई बोली, ब्रदर, सेलिना झूठ बोल रही है। वो मेरा नाम खराब कर रही है। रेड जेडाइट मेरा है, सिर्फ मेरा। वो घिसते हुए क्राइस्ट के पास पहुंची, चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर जेडाइट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक और हाथ ने वो पत्थर उठा लिया। इज़ाबेल का हाथ हवा में रह गया। उसने ऊपर देखा, क्राइस्ट के हाथ में रेड जेड था। वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। आवाज कोमल थी, लेकिन उसमें छिपा डर उसकी रूह तक उतर गया। वो झूठ बोल रही है या नहीं, ये तो सुने बिना कैसे पता चलेगा? क्राइस्ट की ये नर्म आवाज सुनकर भी इज़ाबेल को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा जम गई हो। वो उसकी लालिमाली आंखों में देखती रही, तभी उसे समझ आया कि उसका आना मुक्ति नहीं, विनाश है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें डर से फटी हुई। नहीं भाई, मुझ पर भरोसा करो, ये मेरा है। मैंने 10 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं। सेलिना ने एडविन को मारा। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने सेलिना की ओर इशारा किया, होठों से खून और लार एक साथ टपक रही थी। ब्रदर, सेलिना ने तुम्हारे भेजे दोनों बॉडीगार्ड्स को मारा और मुझे यहाँ उठा लाई, सिर्फ मेरी रूबी चुराने के लिए। उसे मर जाना चाहिए। ये औरत मौत की हकदार है। सेलिना की आंखों में गुस्से की चमक आए। वो उठकर इज़ाबेल को सबक सिखाने वाली थी, लेकिन ऑस्वाल्डो ने उसकी कमर थाम ली। सेलिना ठंडे स्वर में बोली, वो। ऑस्वाल्डो ने उसके चेहरे की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम जख्मी हो, उसके लिए खुद को और चोट मत पहुंचाओ। असल में वो नहीं चाहता था कि सेलिना क्राइस्ट के पास जाए। दूसरों को भले न पता हो, लेकिन ऑस्वाल्डो जानता था क्राइस्ट हमेशा से सेलिना पर नजर रखता था। अब जब उसे सब सच्चाई पता चल चुकी थी, वो और भी खतरनाक हो गया था। ऑस्वाल्डो की आंखों में नरमी गायब हो गई और चेहरा पल भर में सख्त पड़ गया। सेलिना ने होंठ काटे, लेकिन ऑस्वाल्डो ने उसका माथा छूकर धीरे से कहा, मेरी बात मानो। हर बार जब वो ऐसे लहजे में बोलता, सेलिना को इनकार करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो जैसे किसी इनविजिबल डोर से बंधी हुई थी, चेहरा ठंडा, आंखें स्थिर, बस इज़ाबेल की ओर देखती रही, इंतजार करते हुए कि क्राइस्ट क्या करेगा। उसकी उम्मीद थी कि इज़ाबेल के झूठ क्राइस्ट पर असर डालेंगे, लेकिन आगे जो हुआ वो उम्मीद से अलग था। क्राइस्ट ने रूबी से नजर हटाए, नीचे झुककर इज़ाबेल की ठुड्डी पकड़ी और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में सर्द हवा थी। ओह! इज़ाबेल का पूरा शरीर कांपने लगा, दांत आपस में टकराने लगे। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने उन दोनों लोगों को मारा क्यों। अगर वो लियो की बातों में न आती तो अब तक विदेश भेज दी गई होती और शायद वहां पहुंचकर बच निकलने का कोई रास्ता होता, लेकिन उसने सब बर्बाद कर दिया था। अब पछताने का कोई मतलब नहीं था। अब बस सेलिना को फंसाना ही उसका आखिरी दांव था। उसने क्राइस्ट की टांग पकड़ ली और रोते हुए बोली, ब्रदर, मुझ पर भरोसा करो। सेलिना मुझे नफरत करती है, झूठ बोलती है, मुझे 3 बार मारने की कोशिश कर चुकी है। वो मुझे मरवाना चाहती है। क्राइस्ट ने हल्की हंसी छोड़ी, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। ओह, तो फिर तुम उसे मारना क्यों चाहती थी, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी और उसने तुम्हें अपाहिज और बदसूरत बना दिया था। इज़ाबेल सख्त पड़ गई, चेहरा बिल्कुल सफेद, होंठ कांपते हुए, लेकिन कोई जवाब नहीं निकल पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। ब्रदर, सब सेलिना की गलती है। अगर वो मेरी जिंदगी में कभी आई ही न होती तो ये सब कभी नहीं होता। मैं अभी भी तुम्हारी वही प्यारी छोटी बहन होती। वो रो पड़ी, आवाज कांप रही थी। सेलिना ने मेरी सारी दुनिया तबाह कर दी। उसे माफी मांगनी चाहिए। क्राइस्ट की आंखें और तेज हो गईं, ऐसा लग रहा था कि वो अपने गुस्से पर काबू खोने वाला है। सेलिना ये सब देखकर दंग रह गई। उसने तो कुछ किया भी नहीं था और ये दोनों भाई बहन आपस में भिड़ गए थे। उसे उनके झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने ऑस्वाल्डो का हाथ पकड़ा और बोली, तुमने अभी तक नहीं बताया एंडरसन परिवार की सगाई की सच्चाई क्या है। ऑस्वाल्डो ने सेलिना के बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, ग्रैंडफादर की कभी जान बचाई गई थी। वो नहीं जानते थे किसने बचाई, बस इतना पता था कि उस इंसान के पास एक बेहद कीमती रेड जेड था। सेलिना ने चौड़ी आंखों से इज़ाबेल की ओर देखा, उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी थी। इज़ाबेल कांपने लगी, लेकिन जिद से बोली, रेड जेड मेरा है। एंडरसन परिवार की सगाई मेरी थी। सेलिना, तुम झूठ बोल रही हो और मेरी चीजें छीन रही हो। सेलिना की आंखों की ठंडक और बढ़ गई। ऑस्वाल्डो की बातों के मुताबिक असली सगाई तो सेलिना की थी। अगर इज़ाबेल बीच में न आती तो एंडरसन परिवार सेलिना के साथ होता। भले ही ऑस्वाल्डो उससे प्यार न करता, लेकिन वो उसकी रक्षा जरूर करता। सेलिना शायद कभी इतनी दुखद मौत न मरती। वही रिश्ता जब इज़ाबेल के पास गया तो गंदा और स्वार्थी लगने लगा, लेकिन अगर वो मासूम और भली सेलिना को मिला होता तो उसकी किस्मत बिल्कुल अलग होती। सेलिना ने इस विचार को ठुकराया नहीं, बल्कि उसे जरूरी लगा। शुरू में उसे रेड जेड के अधिकार को लेकर इज़ाबेल के साथ भिड़ंत में खास रुचि नहीं थी, पर ऑस्वाल्डो की बातें सुनकर सेलिना का गुस्सा बढ़ गया। उसे लगा कि उसने पहले इज़ाबेल को जो सबक सिखाया वो बहुत हल्का था। उसे पहले ही इस औरत की पोल खोल देनी चाहिए थी और मार डालनी चाहिए थी। तुम कह रही हो ये रेड जेड तुम्हारा है? सेलिना ने ताना मारा, अपनी आंखों में घमंड और ठाठ लिए, क्राइस्ट की हथेली में पड़ी रेड जेड की तरफ देखते हुए। तुम्हारी माँ एक गरीब नर्तकी थी जो ताकतवरों के सहारे जीती थी। उसे ऐसा खजाना रखने का क्या अधिकार?
कॉलिन्स परिवार दूसरे दर्जे का कुलीन परिवार हो सकता है, पर मिशेल परिवार की बेटी होने के नाते ऐसा कुछ नहीं रखती। तुम जो गैर कानूनी बेटी हो, तुम्हारे पास इतनी अनमोल चीज कहाँ से आई? सेलिना की तीखी बातें इज़ाबेल के दिल के सबसे नाजुक हिस्से पर चाकू की तरह वार कर रही थी। इज़ाबेल पसीने से तरतर थी और पास खड़े क्राइस्ट की आंखों में जो नजर थी उसने ऐसा महसूस कराया मानो उसकी गला काट दिया गया हो। वह जितना सोचती कोई जवाब नहीं सूझता, बस चिल्लाई, तुम कौन समझती हो खुद को? तुम्हें ये भी नहीं मालूम तुम्हारे पिता कौन है, और तुम्हारी माँ को पहले ही घर से निकाल दिया गया था। तुम्हारे पास राजधानी में कदम रखने की भी हकीकत नहीं है। तुम्हें मुझसे कैसे तुलना करने का अधिकार? मैं राजधानी में ही बड़ी हुई हूँ और रेड जेड मेरे पास 10 साल से ज्यादा समय से है। तुम्हारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, पर तुम कैसे दावे कर देती हो कि मेरी चीज तुम्हारी है? तुम कितनी बेहया हो? इज़ाबेल बेताबी में चिल्लाए और फिर क्राइस्ट को जोर से पकड़ लिया। उसके आंसू गहराई से और बेकरार होकर टपकने लगे। भाई, सेलिना ने मेरा बदनाम किया। मेरा रेड जेड सच में मेरी माँ ने मुझे छोड़ा था। मुझे नहीं पता मेरी माँ ने उसे कहाँ से लिया था, पर मैं बचपन से पहनती आई हूँ। यह मेरी चीज है। असल में उसकी माँ तो बहुत पहले मर चुकी थी और कोई सबूत नहीं था। बस अगर वह इनकार करती रही तो सेलिना क्या कर सकती थी? खैर, वह क्राइस्ट के साथ 10 साल से ज्यादा थी, कुछ शब्दों से उन वर्षों की भावनाएं मिट नहीं सकती थी। क्राइस्ट ने उदास आंखों से उसे देखा, चेहरा अप्रभावित। इज़ाबेल ने क्राइस्ट की तरफ देखा, दिल भीतर भीतर बेचैन। उसका रंग उड़ाया और वह करुणापूर्ण आवाज में रोई, भाई, मैंने तुम्हें बचाया, तुम मुझ पर कैसे यकीन नहीं कर सकते? सेलिना ने भौहें टेढ़ी कर ली। उसे एक परेशानी भरी सच्चाई का एहसास हुआ। भले ही उसने बिना सबूत के रेड जेड जब्त कर भी लिया, वह खुद को सही साबित नहीं कर सकती थी। ये सोचकर सेलिना के दिल में हल्की कड़वाहट उठी। इज़ाबेल और लिया, ये दोनों औरतें कितनी बेहया थीं। साफ है कि उन्होंने सेलिना की चीज छीन ली और उस निर्दोष लड़की को चोट पहुंचाई। सच्चाई सामने आने पर भी वे न तो पछताती थी, बल्कि खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने का नाटक कर रही थी। सेलिना ने इज़ाबेल को ठंडे स्वर से घूरा, जैसे कहने को कुछ बचा ही न हो। इज़ाबेल को लगने लगा कि सेलिना चुप हो गई। वह दिल में हजारों बहाने सोच चुकी थी ताकि रेड जेड का सच छुपा रहे। आखिरकार रेड जेड तो बोल नहीं सकती थी और जिंदा मालिक ही सही होने का दावा कर सकता था। किसने कहा क्या सही है? वो सफल भी हुई। सेलिना मौन और नाराज दिखी। किसी चीज का जो उनका होने का एहसास था, किसी और ने छीन लिया हो और वे कुछ न कर सके, यह अनजान और असहाय महसूस करना उससे भी बदतर था कि सच ही न पता हो। पर इज़ाबेल की संतुष्टि सिर्फ कुछ ही सेकंड टिक सकी। क्राइस्ट, जो अब तक चुप था, सिर उठाकर सेलिना पर तेज निगाह जमाकर बोला, ऐसा सवाल जिससे इज़ाबेल डर से कांप उठी, क्या तुम राजधानी गई थी? इज़ाबेल का खून एकदम ठंडा हो गया। रेड जेड तो बोल नहीं सकती थी, पर अगर सेलिना ने उस साल जब उसने क्राइस्ट को बचाया था उससे जुड़ी हर बात जिक्र कर दी तो सब खत्म हो जाता। इज़ाबेल लेट कर गिर पड़ी, रंग फीका पड़ गया। सेलिना ने सिर हल्का सा घुमाकर निसंकोच कहा, आवाज थोड़ी ठंडी पर बेहद पक्की, नहीं। क्राइस्ट की आंखें सिकुड़ गईं। ऑस्वाल्डो की नजरें काली थीं। वह सेलिना के नाजुक चेहरे को देख रहा था। इज़ाबेल ने सोचा कि अब उसकी हयात खत्म है, पर सेलिना के शब्द सुनकर वह थोड़ी देर के लिए भ्रमित हुई। फिर उसकी हरी हुई आंखों में एक उम्मीद की किरण उभरी। वह खुशी से क्राइस्ट के कपड़ों को पकड़कर रोते हंसते बोली, भाई, अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? सेलिना झूठ बोली, वह कभी राजधानी नहीं गई। रेड जेड मेरा है। आज जो कुछ हुआ वह सब उसका फरेब है। क्राइस्ट ने मानो उसके शब्द सुने ही नहीं। वह अनिश्चित भाव से सेलिना को घूरता रहा। इज़ाबेल ने मौत के मुंह से निकलकर जिंदा रहना जैसा महसूस किया और उसने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं। सेलिना का अनपेक्षित इनकार सुनकर उसे फिर से जान आ गई। वो नहीं जानती क्यों सेलिना ने इनकार किया, पर सेलिना का इनकार न सिर्फ उसे बचा गया बल्कि उसकी सारी चिंता दूर कर दी और इस जीवन मौत के मुकाबले में वही विजेता बन गई। इज़ाबेल खुशी से उछल पड़ी और तुरंत ही सेलिना पर तीखी आरोपों की झड़ी लगा दी। सेलिना, तुम कभी राजधानी तक नहीं गई, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मेरा रूबी तुम्हारा है? तुम्हारे पास क्या आधार है? तुम मेरे फियांसे की हवस में हो और मेरी साख मिटाने के लिए मुझे रूबी देने पर मजबूर कर रही हो। तुम उस सगाई को खुलेआम अपना बनाना चाहती हो जो मुझसे है। तुम्हारी चालाकी और दुष्टता की कोई हद नहीं। तुम मर क्यों नहीं जाती? लिया ने कहा था कि रूबी सेलिना का है। इज़ाबेल को लंबे समय से इतनी राहत महसूस नहीं हुई थी। उतार चढ़ाव ने उसके पहले से ही पागल तंत्रिकाओं को और उधेड़ दिया, जिससे वह ऑस्वाल्डो की बढ़ती ठंडी नजर और क्राइस्ट के अजीब अंधकार में भाव को नजरअंदाज करने लगी। सेलिना ने उसे निहारते हुए कहा, तुम मूर्ख हो। इज़ाबेल का चेहरा ताना हुआ। उसे लगा अब वह रूबी की सही मालकिन बन चुकी है और सेलिना से अब कोई डर या अपराधबोध नहीं था। वह क्राइस्ट की ओर उठी और अब सतर्कता छोड़कर उस पर द्रोह भरी नजर से देखी। क्राइस्ट, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुमने जिंदगी भर मुझे बचाने का वादा किया था, पर सेलिना ने मेरी टांग बेकार कर दी, मेरा चेहरा बर्बाद किया और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम मुझे बदला दिलवाओगे? क्राइस्ट ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान उभर आई। ओह, तुम चाहती क्या हो कि मैं तुम्हें बदला दिलवाऊं? इज़ाबेल हंसी, अब और अपनी घमंड और दुष्टता छिपा नहीं पा रही थी। बिल्कुल, उसे मरवा दो। नहीं, उसे मारना तो बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं उसकी टांग तोड़ना चाहती हूँ, उसका चेहरा बिगाड़ना, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देना और फिर उसे झुग्गियों में फेंक देना ताकि वह मरने की दुआ करे। सेलिना की नजर बर्फ सी ठंडी हो गई और उसने धीरे धीरे पलकें उठाकर इज़ाबेल को घूरा। इज़ाबेल, क्या मैंने कभी कहा कि मेरा नाम मेरे रूबी पर खुदा हुआ है? इज़ाबेल एक पल के लिए ठहर गई। उसे किसी से ज्यादा पता था कि रेड जेड पेंडेंट सच में सेलिना का ही था। अगर इसमें सच में उसका नाम उकेरा हुआ था, नहीं, वो इसे सालों से पहन रही थी और कभी इसमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं देखा था, तो सेलिना उसे धोखा दे रही थी। हाँ, यह जरूर सेलिना की साजिश थी। उसने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि इज़ाबेल डर जाए और अपनी कमजोरी दिखा दे।
इसलिए सेलिना पर भरोसा मत करो। इज़ाबेल ने खुद को ऐसे ही समझाया, लेकिन उसकी आंखों में डर छुपा नहीं था। असल में सेलिना ने यह बात खुलकर बताने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि जैसे ही रेड जेड पेंडेंट का इंस्क्रिप्शन सामने आएगा, सेलिना की पहचान भी उजागर हो जाएगी। लेकिन इज़ाबेल बस बहुत अननोइंग थी। सेलिना चाहती थी कि बाद में क्राइस्ट को चुप कराए, बजाय इसके कि इज़ाबेल हमेशा बात करती रहे। सेलिना धीरे धीरे उठी और क्राइस्ट की ओर बढ़ी। इस बार ऑस्वाल्डो ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह सेलिना की पीठ को गहराई से देख रहा था, उसकी आंखें अंधेरी और अगेय थीं। क्राइस्ट ने ऑस्वाल्डो को ठंडे स्वर में देखा। दोनों पुरुषों की नजरें हवा में टकराईं और थोड़ी देर के लिए हवा में कुछ अंधेरा और भारीपन महसूस हुआ, जैसे दम घुट रहा हो। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सेलिना के कदम क्राइस्ट के सामने रुक गए और उसने अपना हाथ बढ़ाया। गिव इट बैक टू मी। क्राइस्ट ने सामने खड़े सुंदर और चमकदार चेहरे को देखा। अंधेरी आंखें, मुलायम त्वचा, गुलाबी होंठ, खूबसूरत और एलिगेंट, सच में एडिक्टिव। सबसे महत्वपूर्ण, ये पूरी तरह उसके मेमोरी में मौजूद मीठे और प्यारे चेहरे से मेल खा रहा था। क्राइस्ट का दिल हल्का सा कांप उठा। इज़ाबेल की डर भरी नजरों के सामने उसने अपना हाथ उठाया और रेड जेड पेंडेंट सेलिना के हाथ में रख दिया। इज़ाबेल ने अपना चेहरा ढक लिया और डिस्प्ले में चिल्लाए, नो ब्रदर। जैसे ही उसने देखा कि रेड जेड वापस सेलिना के हाथ में जा रहा है, क्राइस्ट हार गया और ठंडे स्वर में सेलिना की कलाई की ओर देखता हुआ बोला, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सेलिना ने थोड़ी देर हिचकिचाई, सिर झुकाया और अपनी सूजी हुई कलाई को देखा। यह उस आदमी ने रूफटॉप पर फॉक्स मास्क पहने हुए किक किया था। वह निट स्वेटर पहन रही थी और उसकी कलाई हमेशा स्लीव में छुपी रहती थी, इसलिए ऑस्वाल्डो ने नोटिस नहीं किया। अब उसने कुछ लेने के लिए हाथ उठाया और कलाई का हिस्सा दिख गया। उसकी कलाई पर काले ब्रूजेस का बड़ा एरिया था, जो खास तौर पर अलार्मिंग लग रहा था। सेलिना ने भौहें चढ़ाईं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कहने का इरादा किया, लेकिन इज़ाबेल की ओर देखा और कुछ सोचा। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, ऑफ कोर्स, यह मिस कॉलिंस ने दिया। आज मैंने बस हाथ और पैर इंजर किया है, जो ऑलरेडी ठीक है। आखिरकार, कई बार मैं ऑलमोस्ट मर गई थी। क्राइस्ट की आंखें बेहद अंधेरी हो गईं। इज़ाबेल ने कभी नहीं सोचा था कि सेलिना ऐसे कंप्लेंट करेगी, और वह डर के मारे ऑलमोस्ट क्रेजी हो गई। सेलिना ने बोलना खत्म किया। उसने क्राइस्ट के हाथ से रेड जेड लिया और मेमोरी में दो लोगों को ढूंढते हुए उसे बाहर की सनलाइट की तरफ उठाया। रेड जेड के अंदर छुपा नाम सनलाइट में रिफ्रैक्ट होकर हवा में दिखाई दिया। इज़ाबेल ने दो वर्ड्स को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और चेहरा वायलेंटली ट्विच करने लगा। यू आर नाम पुकारने से पहले सेलिना ने पहले उसका मुंह ढक लिया और हड्डी झकझोर देने वाली आवाज में इज़ाबेल के कान में कहा, मैं तो तुम्हें प्रिजन भेजना चाहती थी, लेकिन अब जब तुम वो सीक्रेट जान गई हो जो तुम्हें नहीं पता होना चाहिए और हार मान ली हो, मिस कॉलिंस, तुम जा सकती हो और मर सकती हो। इज़ाबेल का चेहरा डर से पीला हो गया। वह स्ट्रगल करने लगी और आंसू गिरने लगे। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसे प्लीडिंग आंखों से क्राइस्ट की ओर देखा। सेलिना ट्रिगर दबाने से एक सेकंड पहले एक स्लेंडर हाथ ने मजल को ब्लॉक किया। सेलिना की नजर ठंडी हुई। उसने सिर घुमाया और देखा और ठंडे स्वर में बोली, व्हाट? तुम मेरे खिलाफ हो। क्राइस्ट ने उसे गहराई से देखा और कहा, शी कैन नॉट डाई इन योर हैंड्स, लेकिन मैं गारंटी करता हूं कि वह कुछ ऐसा नहीं कह पाएगी जो उसे नहीं कहना चाहिए। सेलिना ने उसे देखा, लेकिन उसकी नजर सॉफन नहीं हुई। क्राइस्ट और इज़ाबेल एक डेकेड से ज्यादा प्यार में थे, लेकिन यह आदमी हमेशा उसके खिलाफ था, इसलिए उसके शब्द ट्रस्टवर्दी नहीं थे। जैसे ही माहौल टेंस हुआ, सेलिना के पीछे से हाथ आए, उसके हाथ से गन लिया और जेंटली उसकी इंजर्ड रिस्ट को पकड़ा। लेट हिम टेक हर अवे। सेलिना की नजर कड़ी हो गई। बट सेलिना, ऑस्वाल्डो ने उसकी आंखों में देखा, ट्रस्ट मी। सेलिना ने अपने होंठ काटे। वह क्राइस्ट को इज़ाबेल को इतनी आसानी से ले जाने नहीं देना चाहती थी। आखिरकार केवल मृत लोग सीक्रेट्स फॉरएवर रख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ क्राइस्ट उसे रोक रहा होता तो उसे डर नहीं लगता। लेकिन जब ऑस्वाल्डो ने कहा, सेलिना डिलेमा में थी। उसने ऑस्वाल्डो की ओर देखा और पूछा, व्हाई? ऑस्वाल्डो उसके पास झुका और हल्के से उसके ईयरलोब को काटा, विस्पर करते हुए कहा, शी विल डर्टी योर हैंड्स। सेलिना का दिल कांप उठा। उसने उस परफेक्ट चेहरे की ओर देखा और हेजिटेशन महसूस हुआ। क्राइस्ट ने दोनों के इंटीमेट सीन को देखा और अपने गन पर हाथ टाइट किया। उसकी वेन्स बल्ज हो गईं। सेलिना बहुत स्ट्रॉन्ग विल थी, लेकिन इस दुनिया में शायद ब्यूटी की टेम्पटेशन सच में थी। ऑस्वाल्डो का चेहरा देखकर वह ना नहीं कह सकती थी। इसके अलावा उसने अभी एक और प्रॉब्लम महसूस किया। सीधे गन निकालकर सामने वाले आदमी के सामने मारने की धमकी देना डिग्निफाइड नहीं था। सेलिना ने हल्की खांसी की, हाथ छोड़ दिया और नर्वस होकर कहा, मैं बस डराना चाह रही थी। ऑस्वाल्डो की आंखों में टीजिंग अम्यूजमेंट झलक रहा था। आई नो, तुम इतनी प्रिटी हो, तुम इतनी क्रूर चीज कैसे कर सकती हो? सेलिना को अर्ज हुआ कि गन को दूर फेंक दे। नीचे पुलिस सायरन्स की तेज आवाज सुनाई दी और ऑस्वाल्डो ने सेलिना को उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्राइस्ट ने सेलिना को देखा, जो ऑस्वाल्डो की बाहों में थी। उसकी आंखों में सफोकेटिंग एक्सप्रेशन था। फिर उसने सिर झुकाया और इज़ाबेल को देखा, जो जमीन पर पैरालाइज्ड पड़ी थी। ... सेलिना आधा रास्ता चलकर याद करती है कि उसने अभी तक सेक्रेट पर्ल नहीं उठाया। अगर कोई जिसने सेक्रेट पर्ल के बारे में जानता हो उसे देख ले तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने ऑस्वाल्डो से कहा, वेट। ऑस्वाल्डो रुक गया और उसे देखा। सेलिना ने उस डेविलिश चेहरे की ओर देखा और जितना रीजन सोचने की कोशिश की, कुछ नहीं निकला। अंत में उसने बहुत लेम लेकिन सिंसियर विश कहा, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क टी। ऑस्वाल्डो के होंठ कर्ल हुए। I'll have Leah buy it for you. उद्धरण चिन्ह ... I want you to buy it yourself. उसने अनरीजनेबल तरीके से जोड़ दिया। वो सोच रही थी कि वह मना कर देगा, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए उसने बिना हेजिटेशन के तुरंत मान लिया। ओके। सेलिना ने ऑस्वाल्डो के जेंटल एक्सप्रेशन को देखा और सांस रोक ली।
ऑस्वाल्डो ने उसे कापट पर रखा, उसके चकित एक्सप्रेशन को देखा, मुस्कुराया और उसके बालों पर किस किया। तुम्हें विफल होने का अधिकार है। जब ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। सेलिना ने ब्लिंक किया और उसके अंदर एक इनडिस्क्राइबेबल और इनएक्सप्लिकेबल इमोशन उठने लगा। यह अनफेमिलियर और पैनिक था, साथ ही थोड़ा कंफ्यूजन भी था। ऑस्वाल्डो ने उसके बाल छुए। सारे बैड गाइज पकड़े जा चुके हैं और यहाँ कोई डेंजर नहीं है। अच्छी लड़की बनो और मेरा वापस आने तक वेट करो। बात खत्म करते ही वह अम्ब्रेला छोड़कर एलिवेटर में चला गया। सेलिना ने उस स्लेंडर फिगर को देखा जो उसके सामने गायब हो रहा था और थोड़ी देर बाद उसने सिर घुमाकर बाहर की बारिश को देखा। अचानक उसे लगा कि इस ग्लूमी और रेनी सुबह कुछ बदल गया है जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। ऑस्वाल्डो के जाने के काफी समय बाद सेलिना अम्ब्रेला लेकर रूफटॉप की ओर बढ़ी। शायद उसके दिमाग में कुछ था, इसलिए वह धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन जैसे ही वह रूफटॉप पर पहुंची और खाली जमीन देखी, उसने महसूस किया कि सेक्रेट पर्ल बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया था। क्या ऑस्वाल्डो के लोग इसे ले गए? उसने ध्यान से याद किया कि रूफटॉप से भागने के बाद ऑस्वाल्डो सबसे पहले अपने लोगों के साथ ऊपर गया था। शायद यह आदमी के हाथ में ही होगा। सेलिना ने पूछने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन आधे रास्ते में वह रुक गई। सेक्रेट पर्ल एक डेडली वेपन थी जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था, छोड़ो ऑपरेट करना। अगर वह अब सेक्रेट पर्ल का वेयरअबाउट्स पूछती तो वह फैक्ट कि उसने इसे बंद किया था सीक्रेट नहीं रख पाएगी। और ऑस्वाल्डो की आइडेंटिटी के हिसाब से वह उसके ओरिजिन का अंदाजा जरूर लगा लेगा। भले ही उसकी आइडेंटिटी कितने खतरे और प्रॉब्लम्स ला सकती थी, लेकिन जो आदमी थियोरेटिकली डेड होना चाहिए था उसका अचानक सामने आना बस एक फैंटेसी जैसा था जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सेलिना लंबे समय तक बारिश में खड़ी रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, फॉरगेट इट। जब उसने सीक्रेट पर्ल बनाया था वह बहुत लोनली थी और इम्पल्सिवली 2 बना दिए थे जो एक जोड़ी बन गए। क्रीफिया वाला एक सुंदर लड़की था जो बोन पपट से बनी थी। इसे मैन के लिए गिफ्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। सीक्रेट पर्ल फोर्ट को होल्ड किए हुए जो ऑस्वाल्डो को असैसिनेट करने वाले थे उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। सेलिना ने ये सोचते हुए थोड़ा रिलैक्स किया और धीरे से साई किया, फिर नीचे जाने लगी। ऑस्वाल्डो लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी। आदमी अम्ब्रेला नहीं लाया था और उसके बाल और कपड़े भीगे हुए थे। उसने उसके हाथ में एक कप हॉट मिल्क टी रखा और पूछा, डू यू वॉन्ट टू गो होम? सेलिना ने वार्म मिल्क टी पकड़ते हुए मीठी मुस्कान दी, यस। ऑस्वाल्डो ने उसे कुछ समय देखा, फिर उठाकर एलिवेटर में चला गया। घर का सफर स्मूथ था, बस दोनों सोक्ड वेट थे जिससे बटलर ने थोड़ा नाक किया। सेलिना ने हॉट बाथ लिया, नए कपड़े पहने और फिर सोफे पर बैठ गई, जबकि ऑस्वाल्डो ने उसके वाउंड पर मेडिसिन लगाया। सेलिना के घर छोड़ने के बाद बटलर ने देखा कि उसके लेग की इंजरी वर्सन हो गई थी और उसके हाथ पर भी नई इंजरी थी। उसने कहा, मैडम, अगली बार बाहर जाने के लिए ज्यादा बॉडीगार्ड लेकर चलना चाहिए। सेलिना ने ब्लिंक किया और मुस्कुराए, थैंक यू, नो, लेकिन आज बस एक एक्सीडेंट था। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्रेट पर्ल की उपस्थिति सच में सबसे बड़ा सरप्राइज थी। जब ऑस्वाल्डो ने उसके रिस्ट पर मेडिसिन लगाया, उसने एक्सप्रेशनलेस कहा, अगले आधे महीने तक तुम्हें घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। सेलिना ने ब्लिंक किया, सोचते हुए कि उसने गलत सुना। व्हाट? ऑस्वाल्डो ने उसके ब्रूस्ड रिस्ट को ठंडी नजरों से देखा और शब्द बदल दिए, जब तक तुम्हारी इंजरीज पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती बाहर जाने की परमिशन नहीं है। क्या इसका मतलब है कि वह हाउस अरेस्ट में है? लेया ऑकवर्डली साइड में खड़ी थी, खुद को कम नोटिसेबल बनाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसके बॉस अपने वाइफ को गुस्सा नहीं दे सकते थे, बस उसे बाहर जाने से रोक सकते थे। ये सच में लास्ट रिजॉर्ट था। ऑस्वाल्डो की इंपोजिंग ऑरा को देखकर लोग घुटनों तक डर जाते हैं। ले ने सेलिना को वर्शिपफुल नजरों से देखा। सेलिना ने आदमी की एक्सप्रेशन देखा और याद किया कि शायद उसने आज ट्रबल क्रिएट किया था। सेलिना ने गिल्टी महसूस किया और ऑस्वाल्डो की बड़ी आंखों में देखा। उसने विस्पर किया, बट आई स्टिल हैव टू गो टू स्कूल। ऑस्वाल्डो की गहरी काली आंखें उसे देख रही थी और उसने कहा, आई विल हायर अ ट्यूटर फॉर यू। सेलिना ने सोचा कि उसने क्लियरली अपने हस्बैंड को गुस्सा दिला दिया। सेलिना ने कापट पर 2 कैट्स को देखा जो एक दूसरे को काट रहे थे। अचानक वह सोफे पर घुटनों के बल बैठ गई, कान पकड़ा, बड़ी आंखें खोली और सिंसियर होकर बोली, ऑस्वाल्डो, आई एम सॉरी, प्लीज डोंट बी एंग्री। ऑस्वाल्डो साइलेंट रहा। हॉल में कई लोग शॉक में सांस रोके। लेया ने अपना पाउंडिंग हार्ट पकड़ा। ओ माय गुडनेस, केवल एक सेंट ही इसे विदस्टैंड कर सकता था। लेया का दिल तुरंत टिल्टेड हो गया और उसने बोला, यंग मास्टर, आज मैडम की गलती नहीं थी, सब रेचल की गलती है। आपको उन महिलाओं को ढूंढकर जिम्मेदार ठहराना चाहिए। पहले जो बटलर इतना स्टर्न था उसने भी बोल दिया, यंग मास्टर, मैडम अभी यंग है, उसे दिन भर घर में लॉक नहीं रखा जा सकता। अगर आप खुद उसे स्कूल ले जाएं और लौटाएं और ज्यादा बॉडीगार्ड्स असाइन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑस्वाल्डो साइलेंट रहा। ऑस्वाल्डो का अनचेंजिंग एक्सप्रेशन देखकर सेलिना ने कैट्स को देखा, ब्लिंक किया, फिर ऊपर देखा। कुछ सोचने के बाद उसने मियाओ करना सीख लिया और कहा, मियाओ टिल्ड। ओ माय गॉड, हेल्प। लेया ने अपना दिल पकड़ा और क्यूटनेस से ओवरवेल्म्ड हो गई। ये वास्तव में सेलिना की गलती नहीं थी। किसने सोचा था कि सेलिना ऐसा क्यूट एक्ट करेगी? लेया ने अपने विचारों के खिलाफ बोलते हुए कहा, यंग मास्टर, अगर आप सोचें तो कुछ हद तक ये आपकी भी गलती है। अगर आप पहले पता लगाते कि इज़ाबेल ने मैडम की चीजें चुराई हैं तो उसे इतना सफर नहीं करना पड़ता। ऑस्वाल्डो साइलेंट रहा। उसने सेलिना के खूबसूरत चेहरे और बड़ी काली आंखों को देखा। वह ट्रबल दिख रहा था और सोच रहा था कि गुस्सा कैसे शांत किया जाए। ऑस्वाल्डो ने गहरी सांस ली और अपना फोरहेड दबाया। उसके रिस्पॉन्स न देने पर पुराने बटलर ने फिर कहा, यंग मास्टर, मैं सोचता हूँ कि इस बार हमें इसे छोड़ देना चाहिए। मैडम जानती है कि उन्होंने गलती की और स्कूल जाना बहुत पसंद है।
अगर तुम जबरदस्ती उसे कमरे में बंद कर दोगे तो वह जरूर नाराज होगी। अगर मन खराब हुआ तो बीमार भी पड़ सकती है और तब और भी ज्यादा परेशानी होगी। ऑस्वाल्डो काफी देर तक खुद को रोके रहा, फिर न सहा और उसका गाल चुटकी से चुटकाया। तुम छोटी शरारती। सेलिना मुस्कुराए और तुरंत एक खूबसूरत डॉल की तरह उसकी बाह पकड़कर उसके बाहों में लेट गई। सैद्धांतिक बात को जिंदा कर दिखाया। कैसल में गर्मी और हलचल थी, लेकिन जो लोग खबर का इंतजार कर रहे थे वे अब बेहद बेचैन थे। जिस समय डोमिनिक विला छोड़कर गया, लिया ने तुरंत डिटेक्टिव को कॉल करके ताज़ा जानकारी मांगी। पुलिस होटल पर आई थी और उन्होंने इलाका बंद कर दिया है। बाहर कई मीडिया भी हैं, पर अभी तक किसी घायल या मौत की खबर नहीं आई है। लिया का दिल सिकुड़ गया। क्या तुम पक्के हो? डिटेक्टिव का जवाब शांत और निश्चित था। हाँ, और मैंने मीडिया से भी पूछा। वे इसलिए आए क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि एक डेथ रो इनमेट इस होटल में छिपी हुई है और किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती है। उस कैदी का नाम इजाबेल कॉलिंस है। लिया चरमराकर बैठ गई, चेहरा पीला पड़ गया। इजाबेल नाकाम हो गई थी, यानी सेलिना भी विजेता बनी हुई थी। क्यों? क्या वे लोग नहीं कसम खा रहे थे कि इस बार सेलिना भाग नहीं पाएगी? लिया बहुत गुस्से में थी और उसे सेलिना के पहले के सवाल याद आ गए। क्या उसने सोचा था कि सेलिना सिर्फ झटका सह लेगी और जोरदार सजा नहीं देगी? लिया को एक अजीब सिहरन हुई, उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत मिसेस रिडल से मिलने जाना चाही, पर जैसे ही उठी उसके फोन पर एक मैसेज आया। योजना फेल हो गई। अगर जिंदा रहना है तो अभी से शांत रहो। याद रखो, तुम्हारा पेट तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है, इसलिए बेहतर है कि वह तब तक सुरक्षित रहे जब तक सेलिना को गिराया नहीं जाता। चेतावनी देख लिया का चेहरा सियाह पड़ गया। वह तुरंत बिस्तर पर लेटी, बाहों से खुद को घेर कर कांपने लगी। दूसरी तरफ का आशय साफ था, उस आदमी की बदला लेने की शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि वह होटल पर मौजूद नहीं थी, पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिटाए नहीं जा सकते थे। जो लोग सच में सेलिना को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, शायद वे अब जा चुके थे। लिया ने अपना सिर झुकाया और सपाट पेट की ओर देखा। चेहरे पर डर और गुस्से का मिश्रित भाव था। कुछ देर के बाद उसने अपना चेहरा ढककर तंज कसते हुए हंसी भी। हालांकि सेलिना तरीकों में निर्दयी हो सकती है, पर मूल रूप से वह एक सेंट जैसा है। अगर अभी इस गर्भावस्था के साथ वह मर भी जाए तो सेलिना अपने बॉयफ्रेंड के चरित्र पर संदेह जरूर करेगी, भले ही सबूत न हो। सिर्फ अपने दिल में छवि बनाए रखने के लिए भी वह उस आदमी को अपने पास रखेगी। तो ये बच्चा ही अब ये तय करेगा कि वह इस मुसीबत से निकल पाएगी या नहीं। ... इजाबेल को खींचकर जिनचेंग विला में वापस लाया गया और जमीन पर फेंक दिया गया। उसे ऊपर देखना था ही कि उसने अपने बगल में पड़े दो शरीर देखे जो निर्जीव आंखों से उसे घूर रहे थे। इजाबेल ने डर के सन्नाटे के साथ चीख निकाली और पीछे की ओर रेंगने लगी। पर जैसे ही वह कुछ कदम दूर गई, किसी ने उसे जोर से लात मारी और वह फिर से उन लाशों के सामने गिर पड़ी। इजाबेल की चीख का स्वर बदल सा गया था। आंसू और नाक की सूखी लार से उसका चेहरा सनेटा हुआ था। वह चारों ओर घिसटने लगी, उन दुष्स्वप्न जैसे शरीरों से बचने की कोशिश करती हुई। हॉल लोगों से भरा हुआ था, सभी उसकी ओर ठंडी नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। जैसे ही उसे थोड़ी सी रिहाई मिली, उसे फिर लात मारकर वापस धकेल दिया गया। हर जगह ब्लॉक था, कहीं भागने की जगह नहीं। इजाबेल इतना डरी हुई थी कि लगभग पागल होने लगी। वह रोते हुए क्राइस्ट की ओर रेंग कर रख गई, कांपती हुई और दया की भीख मांगते हुए। ब्रदर, मैंने गलत किया, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। क्राइस्ट सोफे पर बैठा था। जब से ऑस्वाल्डो ने सेलिना को ले जाया था, वह एक शब्द भी न बोला, सिर्फ चुपचाप उसे वापस लाया गया था। और इजाबेल के लिए क्राइस्ट की यह चुप्पी किसी शब्द से भी ज्यादा यातनादायक थी। उसे हल्का सा एहसास था कि इस समय क्राइस्ट की चुप्पी पहले की उसकी क्रोधपूर्ण हत्याओं से भी भयानक थी। इजाबेल जमीन पर रेंगती रही, कांपते हुए। वह नहीं जानती थी कि वह चाहती है कि क्राइस्ट बोले या डरती है कि वह मुंह खोले। एक ठंडी छुरी ने उसका ठोड़ी उठाई और एक पल में महिला की पहले से तनाई हुई नसें चरम सीमा तक तनी। इजाबेल अभी भी चेहरे पर उस समय के नाइफ के जख्मों की छिटपुट याद रख सकती थी, किस तरह से उस आदमी के शरीर में छुरी घुसी थी और फिर खून फूटकर उसके ऊपर और चेहरे पर चिपक गया था। वह कांप उठी, चेहरा फीका पड़ गया। क्राइस्ट के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। वे कैसे मरे? इजाबेल की गला सूख गया और भय के कारण खकार कर भी कोई आवाज नहीं निकल पाई। क्राइस्ट ने उसका बाल पकड़ा, जिससे इजाबेल दर्द से चिल्लाए और उसकी हिंसक आवाज कान में बर्फ की तहखाने जैसी लगी। बोलो। ये सेलिना? नहीं नहीं, ये वे लोग थे जो सेलिना को मारना चाहते थे। उन्हें मारो, उसने हकलाते हुए कहा। क्राइस्ट ने तंज में मुस्कुराया, फिर इजाबेल के बाल छोड़ दिए और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। साथ ही उसके सामने कुछ फेंका गया, एक खूनी चाकू, कॉल रिकॉर्ड्स, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स और सर्वेलेंस फुटेज, जिसमें वह बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट जाते और उन लोगों के साथ निकलते दिखाई दे रही थी। इजाबेल ने वे चीजें देखी और लगने लगा कि वह अब गिर पड़ेगी। ब्रदर, मैंने गलती की, मैं अब ठीक हो जाऊंगी और आपकी सुनूंगी। मैं फिर कभी सेलिना को निशाना नहीं बनाऊंगी, कृपया मुझे मत मारो। क्राइस्ट ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। मुझे लोग जो मुझसे झूठ बोलते हैं पसंद नहीं आते, और तुम वाकई कितनी नासमझ हो। उसने उसे 10 साल से ज्यादा समय तक धोखा दिया था। न केवल इसने उसे सेलिना ढूंढने का मौका छीन दिया, बल्कि कई बार तो उसे अपने हाथों से सेलिना को मार डालने की कगार तक भी ले गया। क्राइस्ट ने अपने सदिस्टिक प्रवृत्ति पर काबू नहीं रखा और जोर से इजाबेल का सिर मेज पर पटक दिया। इजाबेल का सिर फट गया और वह दर्द में चीखती हुई संघर्ष करने लगी। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम पागल हो। क्राइस्ट की आंखों के कोने में काली प्यास चमकी। उसने अपना हाथ हिलाया और हैरानी की बात यह कि उसने अचानक उसे छोड़ दिया। इजाबेल जमीन पर खून से लथपथ पड़ी रही, पर उसके दिल में उम्मीद की एक किरण चमकी। क्राइस्ट ने वाकई उसे छोड़ दिया, तो वह अब भी उससे परवाह करता है, उसकी चिंता करता है और उसे माफ कर देगा, है ना?
इज़ाबेल ने अपनी जिंदगी के आखिरी सहारे को थाम लिया, अपने पूरे शरीर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए, और एक करुण आवाज में क्राइस्ट से गुजारिश की, ब्रदर, भले ही उस वक्त मैंने तुम्हें नहीं बचाया, पर मैंने तुम्हें रेड जेड के बारे में धोखा दिया था। फिर भी मैं इतने साल तुम्हारे साथ रही। कृपया मेरे साथ 10 साल साथ रहने के कारण मुझे बख्श दो। मैं आगे कभी सेलिना को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं खुद सेलिना से माफी मांगूंगी और तुम्हारे लिए बात समझाऊंगी। मैं माफी मांगती हूँ, मैं तुम्हें माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और रेड जेड अपने लिए नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने सेलिना को चोट नहीं पहुंचना चाहिए था। मैं सच में मानती हूँ कि मैंने गलती की। कृपया हमारे 10 साल से ज्यादा के रिश्ते की खातिर मुझे जाने दो। क्राइस्ट बिना कुछ कहे सुनता रहा। उसकी आंखों में धीरे धीरे खून जैसा लाल रंग भरने लगा, जिसे इज़ाबेल देख नहीं पाए। आसपास खड़े सभी लोग उस मूर्ख औरत को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे, जो आखिरी पल तक अपनी किस्मत आजमा रही थी। जितना ज्यादा वह बीते सालों की बातें करती गई, उतना ही क्राइस्ट को याद आने लगा कि वह खुद उन सालों में कितना मूर्ख था। वह उस लड़की के प्रति बहुत बड़ी गलती कर चुका था, जिसे उसे अपनी हथेली पर बिठाकर रखना चाहिए था। अब इज़ाबेल को मिलने वाली सजा और भी क्रूर होने वाली थी, लेकिन कोई भी उसे चेतावनी देने वाला नहीं था। इज़ाबेल ने उन लोगों को मार दिया था जिन्हें वे प्यार करते थे। अब हर कोई चाहता था कि वह औरत हमेशा के लिए गायब हो जाए। धीरे धीरे इज़ाबेल को भी एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हवा में तनाव बढ़ता जा रहा था और अंत में डर ने उसके गले को जकड़ लिया। उसकी आवाज रुक गई। क्राइस्ट का चेहरा फीका पड़ा, जैसे वह खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। उसने हल्की मुस्कान दी और ठंडी आवाज में बोला, इन 10 सालों में मैंने तुम्हें कितना कुछ दिया, और तुमने मुझे क्या दिया? इज़ाबेल बोल न पाए। क्राइस्ट ने उसे आलीशान जिंदगी दी, सम्मानित पहचान दी, अनगिनत प्यार और परवाह दी। लेकिन उसने क्राइस्ट को क्या दिया? बस मुश्किलें, सेलिना को नुकसान पहुंचाने की साजिशें और अंत में उसे भी चोट। इज़ाबेल ने दिमाग पर जोर डालकर कुछ सोचने की कोशिश की, पर निराश हो गई जब समझ आई कि अब उसके पास क्राइस्ट से कोई सौदा करने का हक ही नहीं बचा। क्राइस्ट जैसी दौलत, परिवार और ताकत रखने वाले को इज़ाबेल जैसी औरत की संगत की जरूरत नहीं थी। क्राइस्ट के बिना इज़ाबेल क्या थी? बस एक अमीर खानदान की नाजायज औलाद। इतनी स्वार्थी और निर्दयी होने के बावजूद भी इज़ाबेल क्राइस्ट की तीखी निगाहों के सामने कुछ नहीं कह पाई। वह नफरत, डर और शर्म से कांपने लगी। किसी ने भी उससे कुछ छीना नहीं था। उसी ने बेहयाई से सेलिना की जगह हथिया ली थी। ये सच्चाई अब कोई नकार नहीं सकता था। इज़ाबेल को अब महसूस हुआ कि क्राइस्ट के शब्द किसी फैसले की तरह लग रहे हैं और उसे कुछ कहना ही होगा। वह सफेद पड़ते चेहरे के साथ चिल्लाए, लेकिन सेलिना ने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया और मेरी टांग तोड़ दी। मैंने उसे चोट पहुंचाई, पर वो तो बिल्कुल ठीक है ना। आखिर में तो मैं ही घायल हुई, और क्या ये सब सिर्फ मेरी गलती है? इज़ाबेल शायद डर से पागल हो गई थी। वह हंसने लगी और क्राइस्ट को ताना मारते हुए बोली, गलती तो तुम्हारी थी। तुमने ही पहचानने में भूल की। मैंने तो बस रेड एगेट लिया था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें बचाया था, वो तुम थे। तुमने ही कहा था कि मुझे तुम्हें ब्रदर कहना चाहिए। तुमने ही सेलिना को नहीं पहचाना और तुमने ही उसे मारने के लिए लोगों को भेजा। मैंने तो बस कुछ आंसू बहाए और कुछ बातें कहीं, लेकिन फैसला तो हमेशा तुमने ही किया। क्राइस्ट, सेलिना तुमसे नफरत करती है, ये तुम्हारा अपना कर्म है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। वो औरत। क्राइस्ट की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने हाथ उठाकर इज़ाबेल का गला पकड़ लिया। इज़ाबेल की आंखें खून से भर गईं, उसकी पुतलियां बाहर निकल आईं, चेहरा सफेद पड़ गया। क्राइस्ट की उंगलियां धीरे धीरे कसती गईं। उसकी ठंडी नजरों में कोई दया नहीं थी। वो चाहते हैं कि तुम मर जाओ। इज़ाबेल के गले से खड़खड़ाहट निकली और दम घुटने का डरावना एहसास उस पर हावी हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, चेहरा दर्द से मरोड़ गया। उसके दिमाग में होटल के उस कमरे का दृश्य कौन था जहां सेलिना ने लगभग उसे मार ही दिया था। हाँ, सही था, उसने वह राज जान लिया था जो उसे नहीं पता होना चाहिए था, और सेलिना उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि सिर्फ मरे हुए लोग ही राज रख सकते हैं। सबको पता था कि जब तक इज़ाबेल जिंदा है, वह सेलिना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहेगी और मौका मिला तो उसका राज उजागर कर देगी। इसलिए क्राइस्ट के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, उसे या सेलिना को बचाना। अगर वह सेलिना को बचाता है तो इज़ाबेल को मरना ही होगा, और अगर वह इज़ाबेल को बचाता है तो उसे सेलिना का रहस्य बताना पड़ेगा। और क्राइस्ट ने अभी अभी जाना था कि वह सेलिना का कर्जदार है, तो उसका चुनाव तय था। इज़ाबेल जैसी स्वार्थी और आत्ममुग्ध औरत भी यह उम्मीद नहीं कर सकती थी कि क्राइस्ट के दिल में उसकी जगह सेलिना से ऊपर होगी। अब उसे पछतावा हुआ। उसे सेलिना से उलझना नहीं चाहिए था। अगर उसने वह नाम न देखा होता तो शायद वह अब भी जिंदा होती। आंसू उसके गालों पर बह निकले, चेहरा धीरे धीरे सफेद और निर्जीव होता गया। ठीक जब उसकी आखिरी सांस निकलने वाली थी, क्राइस्ट ने उसका गला छोड़ दिया, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इज़ाबेल जमीन पर गिर पड़ी, गले को पकड़ते हुए जोर जोर से खांसने लगी। उसकी धुंधली नजरों में क्राइस्ट की आकृति देखी। उसने सोचा कि शायद उसे फिर से उस पर तरस आ गया, पर तभी क्राइस्ट की ठंडी आवाज आई, तुम जिंदा रहोगी और जो कर्ज तुमने सेलिना पर छोड़ा है उसे चुकाओगी। इज़ाबेल कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि एक ठंडा, ताकतवर हाथ उसके कंधे पर आकर रुका। उसका पूरा शरीर जम गया, डर हड्डियों तक उतर गया। क्राइस्ट की बर्फ जैसी आवाज उसके कानों में गूंजी, पर तुम वो कुछ चुका नहीं सकती, इसलिए अब अपनी बाकी जिंदगी उसी कीमत में बिताओगी। उससे पहले कि इज़ाबेल कुछ कर पाती, एक तेज चमक हुई और जमीन पर आधी जुबान जा गिरी। इज़ाबेल झींगुर की तरह सिकुड़कर जमीन पर पड़ी रही, दर्द से कराहते हुए खून से सने मुंह को दोनों हाथों से ढक लिया। क्राइस्ट ने नीचे देखा, उसकी निगाहें ठंडी और निष्ठुर थीं। चलो ब्रदर की आवाज से शुरू करते हैं। वह कभी इस औरत का भाई नहीं था। वह लड़की जिसे सच में उसे ब्रदर कहना चाहिए था, अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी, और यह औरत उसके प्यार का फायदा उठाकर उसकी नफरत की वजह बन गई थी। इज़ाबेल का चेहरा विकृत हो गया। वह उसे घृणा और डर से देखती रही।
क्राइस्ट धीरे से उठा, अपने सहायक से रुमाल लिया, हाथ पोंछे और ठंडी निगाहों से बोला, इसे मानसिक अस्पताल ले जाओ। अगले 13 साल तक यह मरनी नहीं चाहिए। 13 साल ठीक उतना समय जितना उसने सलीना की जगह छीन कर जिया था। इज़ाबेल ये सुनते ही पूरी तरह डर से कांप उठी। उसकी खून से सनी जुबान कांपती रही, जैसे वह उसे कोस रही हो। अब न उसके पैर थे, वो भाग नहीं सकती थी, न जुबान वो सलीना का राज कभी बता नहीं सकती थी। वह अब अपनी बाकी जिंदगी मानसिक अस्पताल में सड़ते हुए बिताएगी, सलीना के कर्ज चुकाते हुए। मर जाना उससे बेहतर था। क्राइस्ट ने आदेश देकर पीछे मुड़े बिना बाहर कदम रखा, बस एक ठंडी आवाज छोड़ी, इस जगह को जला दो। यहाँ तो लोग भी नकली हैं, तो जाहिर है इस जगह की असली कीमत भी अब खो चुकी है। पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स ने सिर झुकाकर आदर से जवाब दिया और उस ठंडी अकेली आभा वाले आदमी को धुंध में गायब होते देखा। फर्श पर खून से लथपथ पड़ी इज़ाबेल का चेहरा दर्द और भय से टेढ़ा हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि वो क्राइस्ट को अपनी नजरों से ओझल होते देख रही थी। वो हमेशा जानती थी कि यह आदमी बेरहम है, दिलहीन है। आखिर उसने जो घटिया हरकतें की थीं, उनके बाद कोई भी आम इंसान उसे बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन क्राइस्ट फिर भी चुप रहा, नजरें फेर ली, जैसे कुछ देखा ही ना हो। ऐसा आदमी जो उसे इतने लंबे समय तक बख्शता रहा, वही अगर बेरहमी दिखाए तो क्या वो कम तकलीफदेह होगी? पर जब ये बेरहमी उसके अपने ऊपर आए, तभी इज़ाबेल को पता चला ये दर्द कितना गहरा है। 10 साल से ज्यादा का साथ, और अब सब कुछ ऐसे खत्म हो गया। इज़ाबेल के दिल में बस पछतावा, तकलीफ और नफरत भर गई। फिर उसे याद आया, आज सुबह तो उसने खुद क्राइस्ट से कहा था ना कि सलीना को वैसे ही सजा दो। तो जो कुछ उसके साथ हुआ, वो तो उसी की कही हुई बातों का नतीजा था। काले कपड़े का बैग उसके सिर पर डाल दिया गया, चारों ओर अंधेरा छा गया और उसे उस गंदे सड़े हुए जगह ले जाया गया जहां वो अपने आधे जीवन के सारे गुनाहों की कीमत चुकाने वाली थी। मुक्ति उसे बस मौत के वक्त ही मिलेगी। ... किले के अंदर सलीना सफेद स्वेटर पहने नंगे पांव सोफे पर दुबकी हुई थी और हैटी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। हालांकि मौसम बस पतझड़ का था, पर लगता था घर की मालकिन को ठंड ज्यादा लगती थी, इसलिए हॉल का फायरप्लेस चल रहा था और सेंट्रल AC पूरे साल चलता रहता था ताकि हवा हमेशा ताज़ा बनी रहे। पर्दे खींचे हुए थे, बाहर बगीचे में बारिश की हल्की परत दिखाई दे रही थी। टेबल पर सजी स्नैक से अभी भी भाप उठ रही थी। स्क्रीन पर हैटी झुककर मुस्कुरा रही थी। सलीना, मेरा शूट खत्म होने वाला है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। सलीना ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तब मैं खुद आकर ले जाऊंगी। हैटी की ठंडी सूरत पर एक पल को मुस्कान आए, फिर वो थोड़ी गंभीर हुई। सलीना, अगर रिडल फैमिली का कोई आदमी तुमसे मिलने आए तो ध्यान मत देना, खासकर मेरे पापा से तो बिल्कुल नहीं। अगर वो ज्यादा अकड़ दिखाएं तो सीधे बाहर निकाल देना, ओके? सलीना हल्का हंसी, तुम फिक्र मत करो, ऐसे लोगों को संभालना मुझसे बेहतर किसी को नहीं आता। अगर वो नहीं आएंगे तो अच्छा, और अगर आ भी गए तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा सबक तो जरूर दूंगी, हैटी। वो सोचने लगी, शायद हैटी ने बहुत हिम्मत जुटाई होगी अपने उस पिता का जिक्र बिना गुस्से के करने में। आखिर दिल को कौन काबू कर पाया है? चाहे जितना कहो, वो उसका बाप है और दिल के किसी कोने में उसकी परवाह भी बाकी है। सलीना ने धीरे से कहा, रिलैक्स, सिर्फ मैं ही हैटी को अपने साथ ले जा सकती हूँ, कोई और नहीं। उसके शब्दों में एक हल्का दर्द था। शायद राजधानी वाली रिडल फैमिली ने हैटी से कुछ कहा था और सलीना को लगा, हाँ ये बात सही है, उन्हें सलीना की नहीं, बस हैटी की परवाह है, वही पोती जो उनके पास बड़ी हुई। हैटी की आंखों में झिझक थी। उसने धीमे से कहा, सलीना, आई एम सॉरी। सलीना थोड़ी चौंकी, फिर समझ गई कि हैटी क्यों माफी मांग रही है। आखिर दोनों ही रिडल फैमिली की बेटियां हैं, पर सबकी नजर बस हैटी पर है, सलीना पर नहीं। अगर पहले वाली सलीना होती तो शायद इस बात से बहुत नाराज होती, पर अब उसे बस उस परिवार से घृणा थी, नफरत थी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, सलीना ने हल्की मुस्कान दी, आंखों में उदासी थी पर आवाज नर्म, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हैटी ने दृढ़ होकर कहा, सलीना, बस इंतजार करो, जब मैं रिडल फैमिली पर कब्जा कर लूंगी तो वो सब तुम्हें दे दूंगी। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो उसे तबाह कर देना, बदला पूरा करने के लिए। सलीना ने उसकी गंभीर नजरों में देखा और मुस्कुरा दी, ये बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो, बस। वो रुकी, फिर बोली, मुझे एक लड़की याद आई जो बिल्कुल हमारी तरह दिखती थी पर पूरी तरह अलग थी। मुझे उसी के लिए बुरा लग रहा है, रिडल फैमिली के लिए नहीं। हैटी तुरंत उत्सुक हुई, कौन थी वो, कहाँ है अब? सलीना की पलकें हल्की कांपी, वो अब नहीं रही। हैटी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। सलीना, मैं। सलीना ने नजर उठाई, उसकी गहरी आंखें सीधी हैटी पर टिकी। हैटी, मुझसे वादा करो, उसे हमेशा याद रखोगी जैसे मुझे रखती हो, ओके? हैटी ने गंभीरता से सिर हिलाया, डोंट वरी सलीना, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मेरी एक बहन है जो मुझसे और सलीना से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन वो हमसे बिल्कुल अलग थी। सलीना की मुस्कान में गर्माहट थी, आंखों में हल्की चमक। वो दयालु थी, साफ दिल वाली और बहुत मजबूत। कितनी भी तकलीफ झेले फिर भी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। वो हमसे बिल्कुल अलग थी, पर शायद वही सबसे ज्यादा कीमती थी। हैटी के दिल में अचानक एक अजीब सी उदासी भर आई। सलीना, उसका नाम बता सकती हो? सलीना का गला भर आया, एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सीढ़ियों के पीछे काले कपड़ों में खड़ा एक आदमी चुपचाप सब देख रहा था, जवाब का इंतजार कर रहा था। वो लड़की जो इतनी दयालु थी, इतनी टूटी हुई, उसका नाम क्या था? क्या उसका नाम बर्फ से जुड़ा था क्योंकि वो एक बर्फीले दिन पैदा हुई थी? सलीना ने अपनी पतली उंगलियों से भौहें छुई, हल्की मुस्कान के साथ बोली, उसका नाम भी सलीना रिडल था। हैटी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। पीछे खड़ा आदमी भी चौंक गया। सलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हैटी, उसका नाम भी सलीना था, मेरी तरह।
याद रहेगा ना? हैटी ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में सच्चाई थी। हाँ, मेरी 2 बहनें हैं, दोनों का नाम सेलिना रिडल है। एक मजबूत और खूबसूरत जो मेरी रक्षा करती है, और दूसरी जो मासूम और नेकदिल है जिसे मेरी हिफाजत चाहिए। दोनों बहुत अच्छी हैं, सेलिना ने प्यार से कहा। गुड गर्ल हैटी, अब वादा करो ये बात बस हमारे बीच की रहेगी, किसी को मत बताना, यहाँ तक कि लियोन को भी नहीं, ओके? हैटी ने तुरंत सिर हिलाया। ये बात बस हैटी और सेलिना के बीच का सीक्रेट है, किसी और को नहीं बताना चाहिए। सेलिना मुस्कुराई। गुड। हॉल में दोनों बहनें बातें कर रही थीं और सीढ़ियों के पीछे खड़ा वो आदमी चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया। डॉट डॉट डॉट। सेलिना 3 दिन तक कमरे में आराम करती रही। जब उसकी कलाई का जख्म इतना ठीक हो गया कि वो सर्जरी में दिक्कत न करे, तब जाकर ओस्वाल्डो ने उसे वापस कॉलेज जाने की इजाजत दी। सुबह के 7 बजे लेने कार पेड़ों की छांव में रोकी। सेलिना बाहर निकली, अपने पुराने कॉलेज को देखते हुए हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तभी अचानक उसे किसी की नजर अपने ऊपर महसूस हुई। वो थोड़ी सख्त हुई, सिर घुमाया और सामने कॉफी शॉप की सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा दिखा। दूरी ज्यादा थी इसलिए चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी नजरें उस पर टिकी थी बिना पलक झपकाए। ले की आंखों में सतर्कता झलक उठी। उसने सेलिना को अपने पीछे खींच लिया, जैसे किसी दुश्मन को देख लिया हो। ये मिस्टर पूल यहाँ फिर से क्या कर रहे हैं? हर बार जब क्राइस्ट सेलिना के सामने आता था कुछ अच्छा नहीं होता था, इसलिए लेया को जैसे ही वो दिखा उसका सारा बॉडीगार्ड इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गया। सेलिना की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने लेया के कंधे पर हाथ रखा। वेट फॉर मी हियर। लेया हड़बड़ा गई। बट मैडम। सेलिना ने सिर हिलाया। इट्स ओके। लेया ने क्राइस्ट को एक सख्त नजर डाली, फिर वहीं रुक गई। सेलिना उसकी तरफ चली, करीब 3 मीटर की दूरी पर रुककर खड़ी हो गई। उसकी नजरें सीधी क्राइस्ट पर थीं। क्राइस्ट थका हुआ लग रहा था, कुछ दिनों से उसने ठीक से आराम नहीं किया था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा फीका पड़ गया था। उसने सेलिना को देखा, वो लड़की जिसकी आंखें साफ थीं, ठंडी थी और दूरी से भरी हुई। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आवाज फटी सी निकली। तुम मुझसे नफरत करती हो, है ना? सेलिना ने हल्की सी मुस्कान दी और नजरें उसे हटाकर दूर उगते सूरज की तरफ कर ली। नहीं, उसने बहुत धीरे से कहा। क्राइस्ट की आंखें गहरी हो गईं। तभी सेलिना की आवाज फिर आई। बस अफसोस होता है। सेलिना के पास अब बहुत लोग थे जो उसकी रक्षा कर सकते थे, पर अफसोस जब वो जिंदा थी तब कोई नहीं था। क्राइस्ट का चेहरा सख्त हो गया, दांत भींचते हुए बोला, तो तुम? उसे अब सब समझ आने लगा था। अगर सेलिना को सब याद न होता तो वो कभी उससे अपना सीक्रेट शेयर नहीं करती, और न ही इजाबेल को ले जाने की इजाजत देती। मैंने इजाबेल को तुम्हें इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं चाहती थी, सेलिना ने ठंडी आवाज में कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मुझसे कहा था। लेकिन याद रखना क्राइस्ट, अगर तुम कुछ भी नहीं करते तब भी मैं इजाबेल को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। वो जानती थी कि क्राइस्ट का बचपन से इजाबेल के साथ रिश्ता गहरा था और वो चाहती तो उसे छोड़ भी देता। सेलिना ने इजाजत दी थी, पर अंदर से उसे हमेशा लगा ये एक गलती थी। सेलिना की बर्फ सी ठंडी आंखों में देखते हुए क्राइस्ट को लगा जैसे उसकी उंगलियां तक जम गई हों। वो बोलना चाहता था, कहना चाहता था कि इजाबेल ने उसे धोखा दिया, कि उसने कभी उसे पसंद नहीं किया, कि वो सेलिना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। पर सेलिना की ठंडक ने उसका गला जकड़ लिया। वो एक शब्द भी नहीं कह सका। सेलिना ने अपने बालों में उंगलियां फेरी और हल्के से हंसी। क्राइस्ट, मुझे ध्यान से देखो और उस लड़की को याद करो जिसने कभी तुम्हारी जान बचाई थी। बताओ, क्या हम दोनों एक जैसी लगती हैं? क्राइस्ट ने उसकी आंखों में कुछ देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वहां गहरी शिकायत, गहरी सजा की झलक थी, पर अगले ही पल वो गायब हो गई, इतनी तेजी से जैसे कोई सपना था। क्राइस्ट के जहन में उसकी बातें गूंजने लगी। उसके सामने खड़ी लड़की खूबसूरत थी, ताकतवर थी, ठंडी और बेरहम। और वो लड़की जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, वो मासूम थी, नर्म थी, छोटी सी थी, पर उसके भीतर एक ऐसी हिम्मत थी जो उसे सुरक्षा का एहसास देती थी, क्योंकि उसके साथ वो जानता था वो कभी उसे चोट नहीं देगी। वो इजाबेल जैसी नहीं थी, बिल्कुल उलट। और अब जाकर उसे ये सच्चाई समझ आई, कितनी देर से। आखिर कौन सी कहानी, कौन सा दर्द एक साफ दिल वाली लड़की को इतना सख्त बना सकता है? क्राइस्ट को वो सारी फाइलें याद आई जो उसने सेलिना पर खंगाली थी। तब तो उसने बस इतना सोचा था कि ओस्वाल्डो का टेस्ट बहुत खराब है, इतनी कमजोर और बेबस औरत को पसंद किया। अब वही सोच उसे चाकू की तरह चुभ रही थी। हर शब्द उसकी खुद की बेवकूफ़ी और बेरहमी का सबूत बन चुका था। क्राइस्ट ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज भर्रा गई। सेलिना, आई एम सॉरी। पूल परिवार का बेरहम वारिस जो कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाता था, आज एक औरत से माफी मांग रहा था। सेलिना की नजर में वो बस एक विडंबना थी। उसने ऊपर नीले आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, हमारे बीच अब माफी की कोई जरूरत नहीं, ये बस जंगल का कानून है। जिस सेलिना को माफी चाहिए थी वो तो अब मर चुकी है। इजाबेल उसके कातिलों में से एक थी और क्राइस्ट उसका साथी। अब की सेलिना बस उस लड़की की आखिरी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी, बिना कुछ चाहने के, बिना किसी हक के। टैलन हो, क्राइस्ट हो या ओस्वाल्डो हो, सब सेलिना की जिंदगी से जुड़े थे। ओस्वाल्डो तो उसका मंगेतर भी था। सेलिना की आंखों में हल्की सी लहर उठी। वो अकेला आदमी था जिसे उसने खुद चाहा था, इसलिए वो बाकियों से अलग था। बाकी सब अब उसके लिए कुछ नहीं थे। इतनी तर्कसंगत, फिर भी इतनी बेरहम। सेलिना ने अपने मन के सारे भाव समेटे, क्राइस्ट की तरफ देखा और बोली, मुझे नहीं पता जब तुम्हें वो सीक्रेट पता चलेगा तो तुम क्या करोगे, पर अगर तुमने ओस्वाल्डो को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। इतना कहकर वो मुड़ी और कॉलेज के गेट की ओर चल दी। क्राइस्ट ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा, चेहरा सफेद पड़ गया। दांत भींचकर बोला, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा?
और ऑस्वाल्डो, क्या तुम उसे इतना भरोसेमंद मानती हो? सेलिना के कदम एक पल को रुके, उसकी पलकें झुक गईं। वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा, उसने बहुत शांत स्वर में कहा। क्राइस्ट हंसा, गुस्से में, दर्द में, व्यंग्य से भरा हुआ। सेलिना, तुम जानती ही नहीं वो आदमी असल में है क्या? सेलिना ने हल्का सा सिर झुकाया, उसकी आंखों में जिज्ञासा चमकी। तो फिर बताओ क्राइस्ट, तुम कहना क्या चाहते हो? क्रिस की गहरी आंखों में धार आ गई। तुम उससे धोखा खाए हो। वो आदमी वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। सेलिना ने भौहें चढ़ाईं, इस विचार से घृणा महसूस हुई कि किसी ने उसे मैनिपुलेट किया। उसने क्रिस की सीधे और ऑलमोस्ट इंट्रूसिव नजर से बचते हुए थोड़ी ताने भरी आवाज में कहा, हर धोखे की शुरुआत फायदा पाने से होती है। जब मैं पहली बार उसे मिली थी, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे मेरे खिलाफ स्कीम करने लायक लगे। क्या ऑस्वाल्डो ने उसे धोखा दिया? क्रिस ने पूछा। सेलिना को ये सवाल थोड़ा मजेदार लगा। जब उसने ऑस्वाल्डो से मुलाकात की थी, उसका नाम कुख्यात था और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, इतनी मेहनत क्यों करेगा वो उसे धोखा देने में? क्रिस की सांस अटक गई। उसने सेलिना के नर्म गाल देखे और याद किया वो सब जो सेलिना ने सहा था जब ऑस्वाल्डो ने उसे ले गया था। उसकी आंखों में सहानुभूति की झलक आई और वह बाकी बातें बोल नहीं पाया। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। क्रिस सोचता रहा, आंखों में गहरी नाराजगी और रिजेंटमेंट भरी। अचानक उसने पूछा, तुम राजधानी जा रही हो? नहीं, सेलिना ने ठंडी आवाज में कहा। क्रिस चौंका, फिर कुछ समझ गया और आत्मविश्वास से हंसा, नहीं, तुम जरूर जाओगी। सेलिना कुछ नहीं बोली और बैकपैक के साथ कैंपस की तरफ बढ़ गई। उसके नजरों से गायब होते ही क्रिस मुड़ा और अपनी कार में बैठ गया। ठंडी आवाज में कहा, वापस जाओ राजधानी। वो ऑस्वाल्डो के हाथों से खोई हुई महिला को वापस लेने जा रहा था। ... अगला समय शांतिपूर्ण ढंग से बीता। जब सेलिना ने अपने घुटने की पट्टी हटा दी, ब्रेकिंग ग्राउंड की टीम टोनियन टाउन से वापस आई। हफ्ते का अंत था और सेलिना ATTIE को एयरपोर्ट पर लेने गई। जैसे ही सेलिना गेट पर पहुंची, हैटी अंदर से दौड़ती हुई निकली और सीधे उसके गले में कूद गई। सेलिना, आई मिस्ड यू सो मच। सेलिना ने छोटी लड़की को देखा। 1 महीने से ज्यादा समय हो गया था और हैटी अब लंबी हो गई थी, उसके गाल गुलाबी थे। उसकी आंखों की खालीपन कम हो गई थी और वह ज्यादा लाइवली लग रही थी। इसका मतलब ये था कि ये समय उसके लिए अच्छा रहा। सेलिना मुस्कुराए और उसे कार में बैठाया। कार सीधे ओलंपस ग्रुप पहुंची। 3 महीने मेहनत करने के बाद क्रू अब विजयी वापसी कर रहा था। स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर होने के नाते सेलिना ने लूक की याद दिलाने पर सभी को डिनर पर बुलाया। लूक ने पहले ही होटल रिजर्व कर लिया था। सेलिना ने हैटी को कैसल में पहुंचाया। जब वे पहुंचे, बाकी सभी पहले से ही इकट्ठे थे। सेलिना हैटी के साथ बैठी और लेओ पास बैठी अप्रेंटिस के खाने में मदद कर रही थी। हैटी अब भी बढ़ रही थी और फिल्मिंग के कारण पतली हो गई थी, इसलिए लेओ को उसकी अच्छी देखभाल करनी थी। सेलिना शुरू में एक्टर्स चुनने में बहुत कंसेंशियस थी। हैटी के कारण क्रू ने भी अच्छे प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए, इसलिए सेलिना के 3 महीने एब्सेंट रहने के बावजूद क्रू में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई। फिल्मिंग स्मूथ तरीके से हुई। कुछ समय बाद एस्ट्रेला वॉशरूम गई। उसने हाथ धोए और मिरर के सामने लिपस्टिक लगाई। जब वो घूमी, कोई उसके पास आया और लिपस्टिक गलती से उस व्यक्ति की स्कर्ट पर लग गई। प्योर व्हाइट स्कर्ट इंस्टेंटली ब्राइट रेड स्टेन में बदल गई। एस्ट्रेला का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से माफी मांगी, आई एम सॉरी। इट्स ओके, उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस स्कर्ट है। मिस एस्ट्रेला, चिंता की कोई जरूरत नहीं। एस्ट्रेला ने आवाज सुनी और सिर उठाया, लेकिन जब उसने मुस्कुराता चेहरा देखा, उसकी भौं इतनी, ये स्कर्ट कितने की है? मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। एस्ट्रेला ने अपना फोन निकाला। लिया ने अपनी स्कर्ट पर लिपस्टिक देखी और मुस्कुराती रही। नो नीड, मेरी गलती थी। जब मैंने मिस एस्ट्रेला को देखा, मुझे फेमिलियर लगी और क्लोजर लुक लेना चाहा। पता नहीं था कि ये आप हैं। एस्ट्रेला क्रू में थी, पर उसने बहुत सारी सेलिना की गॉसिप सुनी थी और जानती थी कि सामने मुस्कुराती लड़की कितनी कनिंग थी। वो किसी परेशानी में नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए उसने बात को बढ़ाया नहीं। मेरा असिस्टेंट बाहर इंतजार कर रहा है, कॉम्पेंसेशन चाहिए तो कॉल करो। एक्सक्यूज मी, उसने सिर हिलाया और मुस्कुराती हुई चली गई। लंबे समय के एंटरटेनमेंट करियर ने उसे सिखा दिया था कि लिया द्वारा रोके जाना अच्छी बात नहीं है। लिया पीछे मुड़ी और एस्ट्रेला का रास्ता रोका। मिस एस्ट्रेला, आप क्या कर रही हैं? मुझे बस आपसे कुछ पूछना है। एस्ट्रेला शांत रही और मुस्कुराए, लेकिन ऐसा लगता है कि हम सच में एक दूसरे को नहीं जानते। जो कुछ भी आप जानना चाहती हैं, मैं जवाब नहीं दे सकती। क्यों समय बर्बाद करें, बस कुछ सिंपल सवाल हैं। मेरी बहन आपको ब्लेम नहीं करेगी। लिया ने अपने रेड लिप्स कर्व किए और लगाव भरी आवाज में कहा, मैं नहीं जानती सेलिना क्या सोच रही थी। मिस एस्ट्रेला, जो जनरेशन की लीडिंग एक्ट्रेस हैं, उन्हें सिर्फ सेकंड फीमेल लीड मिली और सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल नए एक्टर को दिया गया। ये टैलेंट का वेस्ट है। एस्ट्रेला ने हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं बताया, कोई ग्रीवेंस नहीं। एक्टर होने के नाते जब तक मुझे कैरेक्टर पसंद है, रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता। लिया की मुस्कान गहरी हुई, कितनी मैग्नानिमस है आप यहाँ हैं, तो लगता है ब्रेकिंग ग्राउंड की फिल्मिंग खत्म हो चुकी है। लगता है मुझे सेलिना को कंग्रेचुलेट करना चाहिए। एस्ट्रेला ने इंस्टिंक्टिवली महसूस किया कि लिया से और बात करना ट्रबल हो सकता है। मुस्कुराते हुए बोली, मेरा असिस्टेंट जल्दी एग्जिट करना चाहता है। मिसेस वॉटसन, अलविदा। इस बार लिया ने उसे रोका नहीं, सिर्फ देखा। उसकी मुस्कान थोड़ी गहरी हुई। ... सेलिना ने हैटी को देखा और मुस्कान के साथ पूछा, आर यू फुल हैटी? हैटी ने जूस का गिलास पकड़ा और कहा, थैंक यू सेलिना, मैं फुल हूँ। सेलिना ने उसके बाल सहलाए और हैटी को खेलने के लिए छोड़ दिया। हैटी पूरे साल डांस प्रैक्टिस करती रही थी और मील्स के बाद वॉक करने की हैबिट डेवलप कर ली थी।
वह जूस पकड़े प्राइवेट रूम से बाहर चली गई। प्राइवेट रूम काफी नॉइजी था। हैटी कॉरिडोर में घूमते हुए पास से एक महिला की फ्रैंटिक आवाज सुनी। What are you doing? If you don't let go, I'm going to call the police. उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह दौड़ी और देखा कि कुछ ड्रंकन पुरुष एस्ट्रेला को प्राइवेट रूम की तरफ खींच रहे थे और उनके पास कुछ औरतें थीं जो सीन पर हंस रही थी, इंडिफरेंट। हैटी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मॉप हैंडल उठाया और पुरुषों के हाथों पर मारा। बैंग! ह्यूज मॉप हैंडल ने उनके हाथों को जोर से मारा। वे कुछ आदमी जो एस्ट्रेला को जबरदस्ती खींच रहे थे, हैटी के अचानक मारे गए वार से हक्के बक्के रह गए। उनकी बाहों में दर्द उठ गया और उन्होंने झटके में एस्ट्रेला को छोड़ दिया। फिर सबकी निगाहें गुस्से में हैटी पर जा टिकी। एस्ट्रेला जमीन पर गिर गई, पूरी तरह सदमे में। हैटी आगे बढ़ी, उसे उठाया और उसकी ठंडी धारदार नजरें चारों तरफ घूमती हुई जाकर लियो पर टिक गईं। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और क्रोध से जलती हुई थीं। फिर तुम जैसी घटिया औरत। लिया ने हैटी का चेहरा देखा जो 8 अंश सेलिना से मिलता था और उसे इस लड़की की पहचान याद आ गई। उसकी आंखों में एक पल को पछतावा और नफरत दोनों चमके, लेकिन आवाज ठंडी रही। मिस रिडल, आप गलत समझ रही हैं। ये सज्जन बस मिस एस्ट्रेला को ड्रिंक के लिए बुला रहे थे, किसी की कोई बुरी मंशा नहीं थी। उन्होंने तो बस बात को बड़ा बना दिया। वो खुलेआम झूठ बोल रही थी। शुरू से ही इन आदमियों का अंदाज संदिग्ध था और एस्ट्रेला अकेली थी। अगर उसे सच में उस कमरे में खींच लिया जाता तो क्या होता कोई नहीं जानता। एस्ट्रेला का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गुस्से से कांप रही थी और लिया को घूर रही थी। हैटी की आंखें और ठंडी हो गईं। वो बहुत पहले से इस औरत को सबक सिखाना चाहती थी। अब जब लिया उसके सामने किसी और को नुकसान पहुंचा रही थी, हैटी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हाथ में पकड़े मॉप हैंडल को कसकर थमा और ठंडी आवाज में बोली, निकालो यहाँ से। कुछ आदमी जो मौका खो चुके थे हिचकिचाए। उन्हें हैटी की पहचान मालूम थी, लेकिन बाकियों ने जब उसे देखा डरने की बजाय गंदी मुस्कान दी। एक आदमी ने कर्कश आवाज में कहा, छोटी चुड़ैल, हमारे काम में मत पड़। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की औरतें तो सब बिकती हैं। जब बड़े साहब बुलाएं ड्रिंक के लिए तो वो इज्जत समझो। अब दफा हो जा, हमारा मूड खराब मत कर। पास खड़ी हना ने व्यंग्य भरी हंसी हंसते हुए कहा, एस्ट्रेला, कौन नहीं जानता कि तू कहाँ से आई है और कैसे ऊपर चढ़ी। मिस्टर गिब्सन ने तुझ पर ध्यान दिया, ये तेरी किस्मत है। अब ज्यादा चालाकी मत दिखा वरना एहसान फरामोश लगेगी। एस्ट्रेला का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हैटी की मुट्ठियां कस गईं। उसे बुराई से नफरत थी। अगर ये पुराना वक्त होता तो वो बिना सोचे समझे इन सबको पीट डालती, पर अब वो बदल चुकी थी। कष्ट इंसान को सिखाते हैं। सेलिना के साथ रहते हुए भले उसने ज्यादा दर्द न देखा हो, पर जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में बिताया गया समय उसे असली दुनिया से रूबरू करा चुका था। वो अब वो मासूम मिस रिडल नहीं रही जिससे सब डरते और जिसे सब सराहते थे। हैटी ने अपने गुस्से को दबाया, एस्ट्रेला को उठाया और वहां से जाने लगी। लेकिन मिस्टर गिब्सन ने रास्ता रोक लिया, चेहरा घृणा से भरा हुआ। तुम जा सकती हो, लेकिन उसे यही छोड़ दो। उसने एस्ट्रेला पर नजर डाली, फिर हैटी की तरफ देखकर गंदी मुस्कान दी। या फिर मिस रिडल खुद हमारे साथ रुककर खेलना चाहेंगी। उसकी नजरें हैटी के शरीर पर फिसली। थोड़ी छोटी है, लेकिन फिगर और चेहरा बुरा नहीं, एक बार ट्राई तो बनता है। हैटी की आंखों में खून उतर आया। उसने बिना हिचक मॉप हैंडल उठाया और पूरी ताकत से उस आदमी के सिर पर दे मारा। धार लकड़ी की छड़ी के खोपड़ी से टकराने की आवाज पूरे हॉलवे में गूंज उठी। लाल खून मिस्टर गिब्सन के माथे से बह निकला। वो कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया, फिर गुस्से से दानव जैसा चेहरा बनाकर गरजा, साली कमीनी, मरना चाहती है क्या। वो पागलों की तरह हैटी की तरफ झपटा, हाथ उठाकर गला पकड़ने के लिए। हैटी पिछले 1 महीने से लेयर से बेसिक सीख रही थी, पर आखिर वो अभी भी बच्ची थी, एक वयस्क आदमी का सामना नहीं कर सकती थी। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था, एस्ट्रेला पीछे से दौड़ी और हैटी के आगे खड़ी हो गई। उसने ठंडे भाव से मिस्टर गिब्सन को देखा और मुस्कुराए। मिस्टर गिब्सन, जानते हैं पिछली बार जिसने हैटी को मारा था वो अब कहाँ है। उस एक वाक्य ने मिस्टर गिब्सन को वही रोक दिया। सबको पता था पिछली बार जिसने हैटी को मारा था वो थी इज़ाबेल। अंत में वही औरत बदनाम हुई, चेहरा बिगड़ गया, अपाहिज हुई, जेल भेजी गई और उसकी कहानी मौत पर जाकर खत्म हुई। और ये सब किया था सेलिना ने। मिस्टर गिब्सन सेलिना से नहीं, लेकिन लियोन से डर गया था। भले अब वक्त बदल चुका हो और हैटी पहले जैसी ऊंचाई पर न हो, पर वो अब भी लियोन की बहन थी। अगर उसने हैटी को चोट पहुंचाए और बात बाहर गई तो लियोन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने गुस्से को निगल लिया, पर नजरें अब भी हैटी पर टिकी रहीं। आसपास के लोग जो डर से थम गए थे अब धीरे धीरे होश में आए और मिस्टर गिब्सन के सिर से बहते खून को देखकर हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। हैना और बाकी एक्ट्रेसेस भागती हुई आई, चेहरे पर चिंता। मिस्टर गिब्सन, आप ठीक हैं? हम अभी एम्बुलेंस बुलाते हैं। मिस्टर गिब्सन ने उन्हें धक्का देकर चिल्लाया, भागो यहाँ से। वो सब गुस्से से भर गई और उनकी आंखें एस्ट्रेला और हैटी पर टिक गईं। लिया अब तक एक किनारे से सब देख रही थी, चेहरा सख्त पर दिमाग चालाक। जैसे ही माहौल बिगड़ा, उसकी आंखों में एक शातिर चमक आई। वो आगे बढ़ी और नर्म आवाज में बोली, मिस्टर गिब्सन, हैटी आखिर अलग है, उसे छूना आसान नहीं। ये मेरी गलती थी जो मैंने एस्ट्रेला का जिक्र किया। वो हमारे क्रिफिया एंटरटेनमेंट सर्कल की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक है। मैं तो बस चाहती थी आपको उससे मिलवाऊं, सोचा नहीं था कि आपको चोट लग जाएगी। आई एम रियली सॉरी। लिया की बात पूरी होते ही एस्ट्रेला का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गई कि ये औरत अब क्या करने जा रही है। मिस्टर गिब्सन का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ और उसने ठंडी आवाज में कहा, सही कहा तुमने, मैं उस कमीनी को तो नहीं छू सकता, पर उस हरामजादी को क्यों नहीं। इतना कहते ही उसने एस्ट्रेला के बाल पकड़ लिए।
एस्ट्रेला दर्द से चीख उठी। हैटी की आंखें लाल हो गईं। उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी और क्रोध से भरी थी। वो एक एक शब्द दबाकर बोली, अगर तुमने एस्ट्रेला को छुआ तो मैं अपने भाई और सेलिना को बुलाऊंगी और वो तुम्हें खत्म कर देंगे। लिया ने हल्की हंसी हंसी। हैटी, तुम गलत हो। पहले तो एस्ट्रेला ने ही मिस्टर गिब्सन को घायल किया, वो बस गुस्से में है। वो उसे मार सकती है पर मिस्टर गिब्सन जवाब नहीं दे सकता। कहाँ का न्याय है ये। हैटी इतनी गुस्से में थी कि उसका शरीर कांप रहा था। उसने लिया की ओर देखा। उसकी आंखों में वो ठंडक थी जो जिंदगी भर नहीं भुलाई जाएगी। लिया ने जब वो नजरें देखी तो एक पल के लिए उसका दिल कांप गया, पर साथ ही उसके भीतर नफरत और भी गहरी हो गई, क्योंकि ये लड़की हर मायने में सेलिना की परछाई थी।